हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस क्लास में गणित शिक्षण शास्त्र के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके प्रिपेयर की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप एक समावेशी विद्यालय में अपनी कक्षा के नेत्रहीन छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो देखिए कि जब आप अपनी समावेशी यानी कि जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे रह रहे हैं और उस विद्यालय में नेत्रहीन छात्रों की आवश्यकता को आप कैसे पूरा करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि वैकल्पिक शिक्षण सीखने की गतिविधियों और संसाधनों का उपयोग करके, या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, या ऑप्शन नंबर सी है कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाकर। तो देखिए, जब आपकी कक्षा में, और वो भी समावेशी कक्षा है जहाँ पे आपकी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो आप अपनी कक्षा में नेत्रहीन छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वैकल्पिक शिक्षण सीखने की विधियों और संसाधनों का उपयोग करके। क्योंकि देखिए, समावेशी विद्यालय में सभी बच्चे जो होते हैं तो वो एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए नेत्रहीन छात्रों की आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक शिक्षण सीखने की विधियों और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चों को अलग नहीं किया जाता है और नेत्रहीन छात्रों की सहायता के लिए शिक्षक मौखिक निर्देश दे सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातों को बोलकर बताना, ताली बजाने या हाथ उठाने जैसे संकेतों का प्रयोग करना। और उसके बाद में है कि बैठने की उचित व्यवस्था करें और इशारों से बचें और पढ़ाए गए विषय की कल्पना करने में मदद करें। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 3 का एक छात्र 16 गुणे 25 को गुणा निम्न प्रकार से करता है। तो देखिए, कक्षा 3 का एक छात्र है, अब उसे 16 गुणे 25, तो वो 16 गुणे 25 को देखिए किस तरह के नियम से करता है। 16 गुणे 25 यानी कि 8 गुणे 2 यानी कि 8 दूने 16, उसके बाद 5 गुणे 5, इस विधि से करता है। फिर देखिए, 16 गुणे 25, फिर 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। अगला ऑप्शन है 16 गुणे 25 बराबर 40 गुणे 10 और 16 गुणे 25 यानी कि 400। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्र ने गुणन के किस गुण का उपयोग किया है। तो छात्र ने गुणन के साहचर्य नियम का उपयोग किया है, या पुनरावर्ती जोड़ का प्रयोग किया है, या व्युत्क्रम गुणन का नियम प्रयोग किया है, या वितरक नियम का प्रयोग किया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब छात्र ने 16 गुणे 25 को, तो 16 गुणे 25 को पहले कैसे लिखा, देखिएगा यहाँ पे 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिखा, ठीक है। फिर उसने गुणनखंडों का समूह बदलकर, छात्र ने क्या किया, गुणनखंडों का समूह बदला। फिर उसने क्या लिखा, 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, और इसी समूहीकरण से उन्होंने क्या किया, तो 40 गुणे 10 यानी कि उन्होंने क्या प्राप्त किया, 400 प्राप्त किया। अब गुणा करने की इस प्रक्रिया में केवल संख्याओं के समूह बदले गए हैं, गुणनफल नहीं बदला है, इसलिए यह साहचर्य नियम का जो है उपयोग किया गया है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस प्रश्न में छात्र ने गुणन के साहचर्य नियम का उपयोग किया है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक संख्या की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक संख्या की अवधारणा से क्या संबंधित नहीं है, वर्ग समावेश, या फिर संरक्षण, या फिर मापन, या फिर वर्गीकरण। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रारंभिक संख्या की अवधारणा से तो जो संबंधित नहीं है तो वो है मापन, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए, प्रारंभिक संख्या की अवधारणाएं गिनती और मूल अंकगणित की नींव है, और इनमें वर्गीकरण, संरक्षण और वर्ग समावेश जैसी जो होती हैं तो वो गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
क्योंकि देखिए प्रारंभिक संख्या की अवधारणाएं छोटे बच्चों को संख्याओं को समझने में मदद करती हैं और इनमें मुख्य रूप से शामिल होता है वर्गीकरण। यानी कि देखिएगा वर्गीकरण में क्या होता है, तो वस्तुओं को गुणों के अनुसार समूह में बांटना होता है। उसके बाद संरक्षण, तो संरक्षण में यह समझना होता है कि वस्तुओं की संख्या उनके स्वरूप बदलने पर भी वही रहती है। फिर देखिए वर्ग समावेश होता है, तो वर्ग समावेश एक समूह को बड़े समूह के भाग के रूप में देखना, जैसे कि गिनती में से एक एक करके शामिल करना। अब बचा मापन, तो देखिए मापन किसी वस्तु की लंबाई, भार या आयतन निकालने से संबंधित है और यह प्रारंभिक अवधारणा नहीं है। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक संख्या की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक अवधारणा से संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मापन। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक संख्या अवधारणा नहीं बल्कि मूल्यांकन और मापन जो है तो ये एक कौशल का हिस्सा है, इसलिए मापन प्रारंभिक संख्या की अवधारणा से संबंधित नहीं है। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंक और संख्या के बारे में सत्य है। तो अंक और संख्या के बारे में कथन कौन सा सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि अंक संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रतीक है, यानी कि ए सत्य है। उसके बाद सेकंड देखिए कि समान संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पे चारों विकल्प देखिए, पहले वाले में कहा जा रहा है कि ए सत्य है और बी असत्य है। उसके बाद सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि बी सत्य है और ए असत्य है। थर्ड में है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है कि ए और बी दोनों असत्य हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि समान संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये बी है। और ए है कि अंक संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रतीक है। यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन अंक और संख्या के बारे में सत्य है। तो इसमें दोनों सत्य हो जाएगा, क्योंकि ए क्या कहता है, ए कहता है कि अंक संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रतीक है। तो अंक जो है वो संख्याओं को दर्शाने का एक प्रतीक है और यह सत्य है, क्योंकि जैसे देखिए 3 और रोमन नंबर में हम 3 आदि अंक है जो कि संख्या 3 को ही दर्शाते हैं। और भी देखिए कहता है कि समान संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कि कहता है बी क्या कहता है, समान संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा दर्शाया जा सकता है और यह भी सत्य है। अब जैसे कि हम 5 को 5 ऐसे लिखेंगे और 5 को वी ऐसे लिखेंगे और 5 को ऐसे भी लिखा जाता है देखिएगा हिंदी में, इसलिए आपका ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो ए सत्य है और बी दोनों सत्य हैं। ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया क्या नहीं है, कल्पना नहीं है या रटना नहीं है या अनुमान नहीं है या स्थानांतरण नहीं है। तो देखिए गणितीय प्रक्रिया है तो रटकर आप गणित कभी सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि गणितीय प्रक्रिया जो है तो रटना नहीं है, क्योंकि देखिए गणितीय प्रक्रियाएं तार्किक सोच, अनुमान जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन और डेटा के स्थानांतरण पर आधारित होती है। जबकि देखिए रटना या याद करना एक निष्क्रिय और गैर तार्किक विधि है, क्योंकि कल्पना चित्र यानी आरेख या दृश्य बनाकर विचारों को व्यक्त करना तो ये गणितीय समझ को मजबूत करता है, इसलिए यह एक प्रक्रिया है। उसके बाद देखिएगा अनुमान। तो अनुमान सन्निकट यानी मान निकालना गणित में अक्सर उपयोग होता है, जैसे कि हम 72.13 मल्टीप्लाई 5 + 40 सर्वांग सम। अब ये 400 यह एक प्रभावी गणितीय प्रक्रिया है, यानी ये बनेगा 400। ठीक है, इसको निकालने के बाद में तो ये क्या है, एक प्रभावी गणितीय प्रक्रिया है। और उसके बाद देखिए स्थानांतरण। तो स्थानांतरण बीज गणित में चरों या आंकड़ों का आदान प्रदान करना एक मूलभूत प्रक्रिया है। लेकिन रटना
तो इसमें बिना समझे केवल पूर्व उत्तरों को याद किया जाता है, ठीक है। और यह तर्क या समस्या समाधान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह गणितीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि गणितीय प्रक्रिया नहीं है। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जोड़ पर निम्नलिखित शब्द समस्याओं का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, तो कुल कितने संतरे हैं। उसके बाद देखिए 9,950 रुपये की कीमत वाले एक मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये बढ़ जाती है, तो नई कीमत क्या है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शन देखिए कि ए जोड़ की संरचना समुच्चयन को दर्शाती है, जबकि बी जोड़ की संरचना वृद्धि को दर्शाती है, यानी कि ये कथन सही है। या दोनों जोड़ की समुच्चयन संरचना को दर्शाती है, या फिर दोनों जोड़ की वृद्धि संरचना को दर्शाती है, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा। तो अगले वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ए जोड़ की संरचना वृद्धि को दर्शाती है, जबकि बी जोड़ की संरचना तो ये समुच्चय को प्रदर्शित करती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए में क्या देखिए कहा जा रहा है, तो ए में कहा जा रहा है कि दो टोकरियों के संतरों को कुल मिलाकर, तो दो टोकरियों के संतरों को मिलाकर कुल संतरे निकाले गए हैं, और यह दो अलग अलग समूहों के संयोजन यानी कि 15 धन 17 को दर्शाता है, ठीक है। 15 धन 17 को दर्शाता है, अतः यह समुच्चय संरचना है। उसके बाद बी में देखिए, तो बी में मोबाइल फ़ोन की मूल कीमत, तो मोबाइल फ़ोन की मूल कीमत क्या है 9,950 में रुपये 375 की वृद्धि होती है, जिससे नई कीमत कितना हो जाएगा, तो नई कीमत बनेगा यहाँ पे 10,325। जब 9,950 में 375 की वृद्धि होगी तो कितना बनेगा 10,325 हो जाती है, और यह किसी मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है, अतः यह वृद्धि संरचना है, यानी बढ़ोतरी ही तो हुई है। इसलिए देखिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि ए जोड़ की संरचना यानी समुच्चयन को दर्शाती है, और बी जोड़ की संरचना यानी कि वृद्धि को दर्शाती है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित मापन में विभिन्न भौतिक मात्राओं के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अब ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन है कि द्रव्यमान के संरक्षण से पहले मात्रा के संरक्षण को समझा जाता है। उसके बाद सेकंड है कि संख्या के संरक्षण से पहले वजन के संरक्षण को समझा जाता है। थर्ड है कि संख्या के संरक्षण से पहले लंबाई के संरक्षण को समझा जाता है। उसके बाद फोर्थ है आयतन के संरक्षण से पहले वजन के संरक्षण को समझा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता बच्चों में एक निश्चित क्रम में विकसित होती है, ठीक है। पहले संख्या, द्रव्यमान और लंबाई, फिर वजन और अंत में आयतन। अब जैसे कि पियाजे के शोध में संरक्षण के विभिन्न प्रकार जो हैं तो वो अलग अलग है, यानी कि अलग अलग उम्र में जो है इनके समझ में आती है। क्योंकि देखिए संख्या, द्रव्यमान और लंबाई का संरक्षण तो लगभग 7 वर्ष की आयु में विकसित होता है, और वजन का संरक्षण तो लगभग 9 वर्ष की आयु में समझ में आता है, और आयतन का संरक्षण तो सबसे बाद में यानी कि लगभग 11 वर्ष की आयु में विकसित होता है। इसलिए देखिए वजन का संरक्षण आयतन के संरक्षण से पहले समझ में आता है। देखिएगा यहाँ पे कि वजन का संरक्षण तो आयतन के संरक्षण से पहले समझ आ जाता है, लेकिन संख्या के संरक्षण से पहले नहीं। इसलिए आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। आयतन के संरक्षण से पहले वजन के संरक्षण को समझा जाता है। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अब कार्य देखिएगा क्या देता है कि 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सरणियों में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी गणितीय संकल्पना को इस कार्य के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है क्षेत्रफल गुणक परिमाप, सेकंड है क्षेत्रफल परिमाप आयतन, उसके बाद थर्ड है क्षेत्रफल आयतन लंबाई, तथा फोर्थ है आयतन क्षेत्रफल और चौड़ाई। तो देखिए कि जब टाइलों को आयताकार सारणियों में व्यवस्थित करने से क्षेत्रफल गुणक और परिमाप की अवधारणाएं समझ में आती हैं, क्योंकि देखिए इस कार्य में छात्र 25 टाइलों को विभिन्न पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं और प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल जब जो है तो वो 25 टाइलों के बराबर होता है, जो कि क्षेत्रफल की समझ विकसित करता है। और व्यवस्थाओं की संख्या यानी कि 25 के गुणकों, अब जब 25 के गुणकों को हम करें तो 1 गुणे 25 गुणे, देखिए 1 गुणे 25 यानी कि 5 गुणे 25, तो 25 से करना हम 25 और 5 हम 25 पर निर्भर करती है, जो कि जो गुणकों की अवधारणा को दर्शाती है। और प्रत्येक आयत की परिमाप अलग अलग होती है, जैसे कि 1 धन 25, ठीक है, उसके बाद गुणे 2 यानी कि क्या हो जाएगा 25 दूना 52, ठीक है, या 5 धन 5 गुणे 2, 5 5 10 दूना 20, ठीक है, जिसे परिमाप का विचार आता है। और टाइलें द्विआयामी यानी कि 2D होती हैं, इसलिए आयतन या लंबाई जैसी त्रिआयामी अवधारणाएं यहाँ संभव नहीं है। अतः यह केवल जो है कार्य क्षेत्रफल, देखिए कार्य क्षेत्रफल गुणक और परिमाप को एक साथ समझाने में सहायक है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है क्षेत्रफल गुणक और परिमाप, इसलिए करेक्ट आंसर केवल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।